कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे प्रियम्बल को। ठीक है, आपको पता है कि हमारा लेक्चर सेकंड है जो बात करता है प्रियम्बल के बारे में। कल हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। अगर आपने उसको नहीं अभी तक देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए तो दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है। पहली बात ये है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पे फोकस करना है। दूसरा कि आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि कल वाला छोड़ दिया, सेकंड से शुरू कर लेंगे या थर्ड से शुरू कर लेंगे, तो देखो समझ आ जाएगा आपको। इसमें कोई टेक्निकल ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि साइन कोस थीटा आपको समझ नहीं आएगा, समझ आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि उस पार्ट से उस पर्टिकुलर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन ना आए और जो पहले आपने पार्ट जो छोड़ दिया है उससे क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें अल्टीमेट लॉस रहेगा आपका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लें उनको। ठीक है, एक बार उनको देख लें, उनको नोट्स बना लें अच्छे से, फिर आगे वाले लेक्चर्स पे आइए। ठीक है, तो आज हम बेसिक बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं आज नेचर की। ठीक है, नेचर की। किसका नेचर देख रहे हैं हम? प्रियम्बल का। प्रियम्बल का नेचर अगर देखें तो इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो, कुछ जरूरी बातें हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। डायरेक्ट पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट वाइज आती हैं और ऑप्शन पूछ ली जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसकी है, ये डेफिनेशन किसकी है। तो हमें वो चीज़ें याद रखनी है। इसके अभी आप अगर आप चाहते हैं कि साथ ही साथ नोट्स बना ले तो साथ साथ नोट्स बना लेना। ठीक है, इस पार्ट के जब मैं बता रहा हूँ जिसके मैं डिक्टेशन दूंगा उसको मैं बताऊंगा। इस पार्ट की मैं डिक्टेशन आपको नहीं दूंगा क्योंकि साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जूरिस्ट हैं जो अपनी राय रखते हैं। ठीक है, वो क्या राय रखते हैं? उन्होंने कहा है, जैसे कि ऑस्टिन है। ठीक है, ऑस्टिन ने क्या कहा है इसके बारे में आप लिखेंगे अभी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सोशल डॉक्यूमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये ऑस्टिन की स्टेटमेंट है। ये डायरेक्ट पेपर में आ जाती है तो आपका 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से सिक्योर हो जाता है। आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लें कि ये बात किसने कही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सोशल डॉक्यूमेंट है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी अगर हम फेडरल वर्ड जहाँ पे यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। हर कोई भी देश है, जैसे ये हमारा इंडिया ही मान के चलो, चलो ये इंडिया नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। अगर इंडिया भी या कोई पर्टिकुलर देश मान के चल रहे हैं तो उसके पास सेंटर होगा, है ना, और एक होगा स्टेट। ठीक है जी, क्या होगा? सेंटर स्टेट। जिसके पास सेंटर के पास अपनी पावर होती है, स्टेट के पास अपनी पावर होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो फेडरल है। क्या है? फेडरल उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर सब पूरी पावर एक के पास ही है, मान लो सेंटर के पास ही पूरी पावर है, तो वो यूनिटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिटरी कहलाता है। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पंगा है कि हमारे पास बहुत सारी पावर्स ऐसी हैं जो सेंटर के पास हैं, स्टेट के पास नहीं है। बहुत सारी पावर्स ऐसी हैं जो स्टेट के पास है। जैसे हम अगर बात करें तो सेवेंथ शेड्यूल, ठीक है, सेवन शेड्यूल के अंदर लिस्ट दे रखी है। जैसे कि हम बात करें कि भाई जो लिस्ट दे रखी है हमारे पास, 3 लिस्ट मेंशन है हमारे पास। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हमें ये पता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो यूनियन से रिलेटेड मैटर है उनके ऊपर सेंटर ही लॉ बना सकती है। ठीक है, स्टेट के अंदर कुछ सब्जेक्ट लिस्ट किए गए हैं, उन कैटेगरीज पे पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। ठीक है, कॉन्करेंट के अंदर जो भी मैटर लिस्टेड है उनके ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमें समझ आया। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे थे, हमने ऑस्टिन की तो बात कर ली, उन्होंने क्या सोशल डॉक्यूमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की उसने बात की है। अब बात करते हैं हम केसी वेयर की। ठीक है जी, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल। क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इज क्वाजी फेडरल। ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में, इन इट्स नेचर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि क्वाजी फेडरल है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचर में, और इट इज यूनिटरी स्टेट इन विच फेडरल एलिमेंट्स आर एंसिलरी।
ये कहते हैं कि ये यूनिटरी स्टेट भी है जिसके अंदर जो फेडरल जो पावर्स हैं वो इसकी एंसिलरी हैं। ठीक है, हम बीएनएसएस में पढ़ते हैं ना, इनहेरेंट पावर एंड एंसिलरी पावर्स, पढ़ते हैं ना। तो बस वही ये चीज है ये। ठीक है, बस इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वाजी फेडरल इन नेचर है। बस इतनी बात याद रखनी है, केसी वेयर ने ये बात कही थी। ठीक है, ये पेपर में पूछ जाती है। दो अक्षर फालतू लिखवाने पड़ते हैं, जरूरी है। ठीक है, अगर हम जेनिंग की बात करें, यूरिस्ट है ये भी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी टेंडेंसी। इन्होंने कहा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन लेकिन विद किसके साथ, यूनिटरी टेंडेंसी, यूनिटरी टेंडेंसी। ठीक है, अब इस इसके रिगार्डिंग ही हमारे पास कुछ केस लॉ आते हैं। केस लॉ की अगर बात करें तो केस लॉ कैसे आते हैं, क्या क्या आते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर हम कुछ सेइंग्स पढ़ते हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि देखो, जैसे कि पर्टिकुलरली सेइंग्स हैं हमारे पास। एक मिनट, यस, सेइंग्स हमारे पास आती हैं किसकी, यस, पहले हम केस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास, एस आर बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। ठीक है, इसके अंदर जो जस्टिस थे वो कौन थे, इसके अंदर जो जस्टिस थे वो थे पीबी सावंत। ठीक है, कौन थे इसके अंदर जस्टिस, पीबी सावंत थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फेडरलिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है क्या, फेडरलिज्म। ठीक है, लिख लो, फेडरलिज्म क्या है, बेसिक फीचर है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा, प्लस में लिख लो, प्लस में क्या लिखा है इन्होंने, और क्या बोला, इन्होंने कहा कि ऑल्सो हेल्ड दैट फेडरलिज्म इन इंडिया इज नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट वंस वन ऑफ द प्रिंसिपल। इन्होंने ये कहा कि जो फेडरलिज्म है हमारे पास इंडिया के अंदर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो फेडरलिज्म है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखती है, लॉ एंड जस्टिस का, उसके रिगार्डिंग ये फेडरलिज्म नहीं कहलाता, एक ये प्रिंसिपल है। क्योंकि देखो हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये मतलब यूनिटरी है, और कैसे कह सकते हैं फेडरल है, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि स्टेट को ओवर ओवर पावर करता है, ओवर रूल करता है सेंटर। ठीक है, अगर आप अमेंडमेंट की बात कर लो, अमेंडमेंट की अगर बात करें तो देखो, चलो वैसे तो अमेंडमेंट गवर्न होती है आर्टिकल 368 से। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखो आर्टिकल जो 3 है, टेक्निकली देखा जाए तो ये अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट वर्ड पर्टिकुलरली 368 आर्टिकल के लिए यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए आर्टिकल जो 3 है वो किसकी बात करता है, वो क्या करता है, न्यू स्टेट्स को फॉर्म करने की बात करता है। अगर आप न्यू स्टेट्स को फॉर्म कर रहे हो, आप पर्टिकुलर देखो, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया में ये हरियाणा है, ये पंजाब है, यहाँ हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सारे स्टेट्स हैं। लेकिन अगर मान के चलो पार्लियामेंट चाहता है कि तेलंगाना जैसा एक नया स्टेट बनाया जाए, तो बना सकता है, सिंपल मेजोरिटी से बना सकता है, आर्टिकल 3 के अंदर पावर है। चाहे कि तेलंगाना को पूरा खत्म करके आंध्र प्रदेश के अंदर मिला दिया जाए, मिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे के पूरे आप स्टेट को ही खत्म करने की पावर रखते हो और फिर कहते हो कि आप यूनिटरी नहीं हो, आप फेडरल हो। फेडरल का क्या मतलब था कि स्टेट के पास खुद की पावर है, यूनिटरी यूनियन के पास अपनी पावर है। लेकिन फेडरलिज्म ये तब कहता है कि देखो हमारे पास ऑल दो, अब हमने क्या बात की थी, अभी हमने यूनियन लिस्ट की बात की, कॉन्करेंट लिस्ट की बात की, स्टेट लिस्ट की बात करी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो वो यूनिटरी है पूरा, और ना ही वो पूरा का पूरा फेडरल है। तो इसलिए ब्लेंड है, क्या है, एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है, जिसको हमने वर्ड यूज किया क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल वर्ड किसने यूज किया था, केसी वेयर ने। ठीक है, तो यही चीज इसके अंदर सारे ने यही बात कही है। ठीक है, एस आर बोमाई के केस में भी यही सब बातें हुई है। तो आपको जो एस आर बोमाई के अंदर याद रखने की चीज है, वो जस्टिस का नाम याद रखने की जरूरत है। ठीक है, और इसका नाम ये रखने की जरूरत है, क्योंकि ईयर के से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और क्या बताया था, फेडरलिज्म एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, उन्होंने अपने सेविंग्स में इसमें क्या कहा है।
तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एज मच एज इट एस्टेब्लिश व्हाट मे बी कॉल्ड एज ड्यूअल पॉलिटी। इन्होंने ये एक सेइंग है इनकी, और एज इट इज आपको ये याद करनी पड़ेगी, इन्होंने भी यही बात की है कि फेडरल है, ठीक है, जब तक हम ड्यूअल पॉलिटी की बात करते हैं। तो आप लिख लो इसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एज मच एज इट एस्टेब्लिश what may be called a dual polity। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से आपको याद रखना है ड्यूअल पॉलिटी का वर्ड, और फेडरल की इन्होंने बात की, ठीक है, बस इतना ही है। चलो अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा। देखिए इनका कहना है, इट इज लाइकली, लिख लो मैं बोल रहा हूँ, इट इज लाइकली दैट फ्री इंडिया may be federal, though in its event there would be a great deal of unitary control। इन्होंने कहा कि भाई जब इंडिया फ्री है, फ्री इंडिया अपने आप में कहीं ना कहीं फेडरल है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक स्पिरिट है किस चीज की, यूनिटरी कंट्रोल की। ये वही सब बातें हो रही हैं घूम फिर के, बस आपको वर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा, एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि ये वर्ड्स किसके हो सकते हैं और किसके नहीं हो सकते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बात की थी, इन्होंने कहा था कि फ्री इंडिया जो है वो मे बी फेडरल फेडरल स्टेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी स्पिरिट रहेगी वो क्या होगी, यूनिटरी रहेगी, ठीक है। क्योंकि हम अगर देखें, हम यूएसए की तरह नहीं है कि स्टेट अपनी बात कर रहे हैं और सेंटर अपनी बात कर रहा है, नहीं, हमारे स्टेट को लेकर हमारा सेंटर चलता है, और हमारा स्टेट जो है वो सेंटर से बाहर चल नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए अब अगर मान लो स्टेट कुछ अपनी मनमर्जी करना भी चाहता है कभी, उसको कैसे कंट्रोल कर लिया जाता है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो जब आप प्रेसिडेंट रूल लगाने की पावर रखते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप फेडरल हैं, ठीक है। आप यूनिटरी की पावर है ये, एक ये फीचर जो है ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, समझ रहे हो ना। तो अब बात करते हैं, हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिखो इस चीज को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को राइट देता है, बिकॉज इट गिव्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को राइट देता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को क्या करता है, राइट्स देता है। जिसको लेक्चर मुश्किल लग रहा है 2 बार देख लेना, लेकिन ऐसा ही पेपर आता है, पेपर के लेवल का ही पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें रटने की भी होती हैं, सारी चीजें समझने की नहीं होती। क्योंकि अब किसी की सेइंग्स को बार बार आप अपने शब्दों में कैसे मर्जी इंटरप्रेट कर लो, आपकी मर्जी। आपको कोर कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा वैसे, ठीक है। क्वाजी फेडरल है, सबको पता है। क्यों है ये भी मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट रूल लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ठीक है। तो आगे लिखो, इट इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउस चेंजेस इन इट। इट मीन्स देयर कैन बी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। It means there can be amendment in the constitution, ठीक है। हाँ जी, तो कुछ कह रहे हैं कि ये नहीं समझ में आया। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर ऑप्शन में ये वर्ड मिल जाए तो टिक कराना, ठीक है, पहली बात। अब ये पूछते हैं कि क्यों है, क्यों, उन्होंने पूछा क्यों, क्यों है ये। इन्होंने कहा कि भाई क्योंकि, बिकॉज ये राइट देता है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को
ठीक है, कंट्री के, जो भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो पूरे को एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करते हैं, पूरे देश को बांध के रखते हैं, उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, जो भी न्याय के रिलेटेड काम करना है, जो भी एक देश को चलाने के लिए जरूरी संभव जो भी हमें जरूरत पड़ेगी, वो सबका जो मैकेनिज्म है वो कैसे दिया गया है, वो इसके अंदर दिया गया है। जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एग्जीक्यूटिव का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सब इसके अंदर बताया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह सब कुछ बताया गया है, इसलिए हम इसको एक ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। अब असली खेल शुरू होता है प्रेम्बल का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेम्बल जो है, सबसे पहले ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है जिसके अंदर प्रेम्बल डाला गया था, वो है यूएसए का। ठीक है। और इसी प्रैक्टिस को हमने अडॉप्ट किया इंडिया ने। ठीक है। इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर प्रेम्बल को इंट्रोड्यूस किया। अब क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग नेम्स दिए प्रेम्बल को। ठीक है। जैसे अब बात करें कि ठाकुर प्रसाद भार्गव हैं, लिखो ठाकुर प्रसाद भार्गव। लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, ऐसे ही जब क्वेश्चन देखोगे ना, एक बार पीवाई क्यू उठा के देखना इस टॉपिक के, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये चीजें। ठीक है। ज्वेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने प्रेम्बल को क्या बोला है, इन्होंने बोला ज्वेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने भी ये बात बोली है। दूसरे की अगर बात करें, नानी ए पालकीवाला, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे के एम मुंशी जी ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है जस्टिस हदयतुल्लाह, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने बोला है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आते हैं ए के अय्यर, बबीता जी वाले नहीं हैं, दूसरे हैं। इन्होंने बोला है रिफ्लेक्शन ऑफ ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल। ठीक है जी। तो ये समझ आ गया, ये किसने क्या क्या नाम दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसके रिगार्डिंग। ठीक है। अब बात करें प्रेम्बल के जो कंपोनेंट हैं। प्रेम्बल के कुछ कंपोनेंट है, जैसे इसका सोर्स, नेचर, एडॉप्शन डेट और इसका ऑब्जेक्टिव, ये हम पढ़ेंगे पहले। ठीक है। तो सोर्स की अगर बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो आप इसको, आप हेडिंग डालेंगे सोर्स
of authorities of the कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लिखो, ठीक है, नोट्स बनाओ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, sovereignty sovereignty lies in the inverted comma start we the people of India, inverted comma close, as we say constitution is the supreme law of land, as we say, so constitution is the supreme law of land, full stop. This principle is derived from USA, this principle is derived from USA। ठीक है जी, लिख लिया। अब लिखो एक केस का नाम, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। लिख लिया। अब लिखो, इसके अंदर लिखो हेल्ड डाल के, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लीगल सोवरेनिटी इन इंडिया resides in constitution itself and not in we the people of India, and not in we the people of India। ठीक है, अब नीचे लिखो लीगल सोवरेनिटी, इसके अंदर लिखो द बॉडी इट मीन्स द बॉडी which enjoys supreme law making power in the state। It means the body which enjoys supreme law making power in the state। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश के नागरिकों से। ठीक है, तो ये जो है ये प्रिंसिपल हमने यूएसए से ड्राइव किया। लेकिन केशवानंद भारती केस के अंदर जो 1973 में एक लैंडमार्क फुल बेंच जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लीगल सोवरेनिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही ड्राइव होती है, ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से। लेकिन हमें पता करना था कि लीगल सोवरेनिटी है क्या। इन्होंने कहा लीगल सोवरेनिटी वो चीज है, वो बॉडी है जो एक पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर जैसे पर्टिकुलर इंडिया में सबसे सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट, पर्टिकुलर अगर किसी स्टेट की बात करें हरियाणा पंजाब वगैरह में उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो वो क्या है, लीगल सोवरेनिटी की वहां से बात करते हैं। तो लीगल सोवरेनिटी क्या है, लीगल सोवरेनिटी मतलब बॉडी जो एंजॉय करती है सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर्स पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉ, इसमें डेट ऑफ एडॉप्शन की, एडॉप्शन वाले पार्ट पे आ गए हैं हम। ठीक है, देखो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट तो कर लिया था, ये तो सबको पता है ना। क्या कर लिया था, से हमने ही कर लिया था अडॉप्ट। लागू कब हुआ था हमारा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, टाइम कितना लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो नेचर की बात करें, हमने कंपोनेंट पढ़े थे ना ऊपर, देखो, एक मिनट, हाँ, सोर्स हो गया हमारा, अडॉप्शन डेट हो गई, नेचर हो गया, ऑब्जेक्टिव रहता है, नेचर कर रहे हैं अभी, है ना। हाँ जी, तो अगर हम हमारे प्रेम्बल का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है, प्रेम्बल बोलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। इसका जो अगर हम देखें कि नेचर कैसा है, तो ये नेचर में देखिए तो सोवरन है।
कैसा है? सोवरन है। अच्छा, और क्या है? सोशलिस्ट है। अच्छा जी, सोशलिस्ट है। ठीक है। सेकुलर है। ठीक है जी, सेकुलर भी है। डेमोक्रेटिक है। ठीक है जी। रिपब्लिक भी है। ठीक है। ये इसका नेचर है। अब सोवरेन का मतलब जो अपने आप में सुप्रीम है। हमारा देश आज़ाद है। हमें किसी कोई काम करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए, अमेरिका, पाकिस्तान, इजराइल किसी की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने डिसीजन खुद कर सकते हैं। हम सोवरेन हैं। ठीक है, हमारे ऊपर किसी का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हम अपने आप में सुप्रीम है। ठीक है, तो हम क्या है? सोवरेन है। हम सोशलिस्ट हैं, ये वर्ड बाद में ऐड किया गया। ये सबको आर्थिक इकोनॉमिक वेज से सबको बराबर करने की बात करता है, तो हम सोशलिस्ट नेचर के हैं। कितनी जगह आप ये देखेंगे इंडियन लॉज के अंदर, सीपीसी के अंदर, जहां पे मान लो ये प्रोविजन है कि प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। क्यों रिजेक्ट हो जाती है? कि भाई आपने प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं पे की टाइम पे। उसको टाइम दिया जाता है कि भाई आप अपनी कोर्ट फीस पे करके वापस ले आओ। कई जगह डिक्री में ऐसा होता है कि मनी डिक्री है, वुमेन को अरेस्ट नहीं करते इस चक्कर में। ठीक है, मनी डिक्री के अंदर लेडीज को अरेस्ट नहीं करते। कितनी जगह ऐसा है जहां पे पैसे के लिए हम जैसे ये अमाउंट इन लिeu ऑफ फाइन है, यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस है। इन जगह पे हम सोशलिस्ट का जो ये हमारा पार्ट है इसको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे इंडियन लॉज के अंदर। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम अंग्रेजों के राज में, अंग्रेजों के शासन में नहीं जी रहे हैं जहाँ पे हम सबको एक तराजू में तोल के सबको अत्याचार के ऊपर धकेल देंगे। नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, हम सोशलिस्ट हैं, तो हमें थोड़ा सा जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा उस तरीके से डील करना पड़ेगा सिचुएशन के साथ। सेकुलर के साथ, सेकुलर का मतलब है कि देखो भाई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो देश है, इसका कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है और सभी धर्म इसके हैं। ठीक है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। ऐसा नहीं है। ये सभी की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, सभी के लिए। इसी का मतलब ये है, इसीलिए हमारे इंडियन कैलेंडर्स के अंदर दिवाली की छुट्टी होती है तो ईद की भी छुट्टी होती है। ठीक है, और क्रिसमस डे की भी छुट्टी होती है, गुरु पूरब की भी छुट्टी होती है। तो सभी धर्म की अलग अलग छुट्टियां होती हैं। मतलब सबको बराबर मान के चलते हैं, किसी को ऐसे निग्लेक्ट नहीं करते। डेमोक्रेटिक का मतलब बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमारे पास लोकतंत्र की आ, है, कह सकते हैं कि भाई है हमारे पास पावर बोलने की। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। कभी कभी खैर लगता है कि डेमोक्रेटिक है नहीं, पता नहीं, बट है कागजों में। रिपब्लिक की अगर बात करें तो रिपब्लिक का मतलब है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है। ठीक है, तो हमारी जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड पर्सन है। तो ये मोनार्क वगैरह, डिक्टेटरशिप वगैरह नहीं है, तो इसलिए हमारा रिपब्लिक है। तो ये इसका नेचर है। ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, इनके ऊपर नोट्स भी बनाएंगे, तो टेंशन मत लेना इसके बारे में। आ जाओ, ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इनको लिख लो। ठीक है, आप लिख रहे हो ना साथ साथ? क्या नहीं लिखा आपने? देखो, ये लिख लो एक बार। कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी हमने पार्ट लिखा है ना इसके अंदर, वो सारा लिख लो आप। जैसे कंपोनेंट का चार्ट बना था अपना ये वाला। इसके बाद सोर्स की बात की, फिर केशवानंद भारती केस लिख लिया आपने, मैंने बोल दिया था इसके बारे में। तो डेट ऑफ एडॉप्शन लिख लेना, नेचर लिख लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स लिख लो। इसके बाद हम अभी बात करेंगे डिटेल में इनके बारे में, नेचर और इसके बारे में। ठीक है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, सब बात करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग दो, 1 नंबर डालो, लिखो सोवरेन। इसके अंदर लिखो, इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी फॉरेन पावर फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल परस्पेक्टिव।
India is not subject to any foreign power from internal or external perspective. It lies in the people of India. It lies in the people of India, and India is free to conduct its own affairs. It lies in the people of India, and India is free to conduct its own affairs. ठीक है? अब सेकंड लिखो डेमोक्रेटिक. लिखो डेमोक्रेटिक में सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट्स इन पीपल. VESTS. Source of power of government vests in its people. It is held in the case of R.C. Pondyal versus Union of India 1993. इसके अंदर लिखेंगे It is government for the people, by the people and of the people. It is government for the people, by the people and of the people. अब इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा से लिखेंगे स्टार्ट करके अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, comma, by the people and the people will never perish from this earth, said by Abraham Lincoln. ठीक है, तो फिर से लिखेंगे एक बार इसके अंदर, फिर से बोल रहा हूं मैं अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, कॉमा, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल will never perish from this earth, will never perish from this earth. और ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने. किसने कहा था? ठीक है, अब इसके बाद हम केस लिखेंगे. एक केस लिखो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण. केस है 1975 का. ठीक है, इसके अंदर लिखो डेमोक्रेसी इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेसी इज बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and includes free and fair election. And includes free and fair election. And includes free and fair election. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट डालो इसके अंदर, लिखो सेकुलर. इसके अंदर लिखो सबसे पहले ये जानो कि ये आया कब. 42nd अमेंडमेंट से आया. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुई थी? 1976 में, 1976 में. ठीक है, मैंने बताया था ना कि सेकुलर वर्ड सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुए थे. तो इसके अंदर लिखो इट इज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976. It means state does not recognize. It means state does not recognize any religion, and will be neutral in matter of religion, and will be neutral in matters of religion. It treat all the religion equally. It treats all the religion equally. लिख लिया.
ठीक है, केस लिखो। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 सुप्रीम कोर्ट। अरुणा, ARUNA। इसके अंदर लिखो, लिखो हेल्ड, लिखो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट secularism has positive meaning. Supreme Court held that secularism has positive meaning, and it means to develop understanding, and it means to develop understanding and respect towards different religion, and respect towards different religion। ठीक है जी। केस लिखो। SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ठीक है, लिखो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट secularism is the basic structure secularism is the basic structure oblique feature of the constitution। ठीक है, हम इसमें रिपब्लिक तक ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में जस्टिस से शुरू करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो इस पार्ट में हम आगे हेडिंग डालो सोशलिस्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट। सोशलिस्ट भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ठीक है, लिखो। इट टॉक्स अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस It talks about social and economic justice. The provision are given in DPSP. The provision are given under DPSP Article 39B and 39C। ठीक है, इसी के अंदर आगे लिखेंगे एक सब हेडिंग बना के एम, और फिर ऐसे एरो डाल के लिखेंगे टू प्रिवेंट concentration of wealth to prevent concentration of wealth in hands of few। Article 39C। ठीक है, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड्स ऑफ फ्यू, फिर लिखेंगे आर्टिकल 39C उसी में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इंडियन सोशलिज्म फेवर्स गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। इंडियन सोशलिज्म फेवर्स गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म which relies on self-reliance and self-dependent country, which relies on reliance, RELIANCE, reliance and self-dependent country। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या बोला इसने अभी तक। तो देखो, सेकुलर की जब भी बात करी इन्होंने कहा कि भाई सेकुलर के अंदर 42nd अमेंडमेंट में इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने कहा सेकुलर, यस, सेकुलर जो वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 1976 में ये अमेंडमेंट हुई।
अरुणा रॉय के केस में कहा गया कि सेक्युलरिज्म का एक पॉजिटिव मतलब है। इसका मतलब ये है कि सारे धर्म हमारे हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी धर्म हमारा नहीं है, ऐसे नहीं नेगेटिव हो जाएगा कि कोई वो हमारा नहीं है, नहीं, सब हमारे अपने हैं, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब है इट मीन्स डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन, सबकी इज्जत करना, सबको समझना। ठीक है, हर धर्म का अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक हिस्ट्री है, उसको समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये मतलब है सेक्युलरिज्म का। ये मतलब बताया गया अरुणा रॉय के केस में। ठीक है, इन्होंने कहा एसआर बुमाई के केस में कि देखो सेक्युलरिज्म जो है ये एक बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर है। कल को आप इसको अमेंड कर नहीं सकते क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है। हम आगे जाके भी पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के केस में, और थोड़ा आगे से जाके हमें पढ़ेंगे कि जो प्रेम्बल है, जब हम ये बात करेंगे कि क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, तब हम देखेंगे कि भाई देखो कर सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन हमारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केशवानंद भारती के केस में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आपने हाथ नहीं लगाना, आप उसको हैम्पर नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बेसिक फीचर क्या है। तो इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो वो बेसिक फीचर का कुछ पार्ट हम कह सकते हैं कि ये बनते हैं, जैसे सेक्युलरिज्म हो गया। ठीक है, और ये सोशलिस्ट हो गया, और भी बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गया। ठीक है, ये सब फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म हो गया, ये कुछ एक हैं जो इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये क्या है, बेसिक फीचर है। ठीक है, अब बात करते हैं सोशलिस्ट की। तो सोशलिस्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि देखिए सोशलिस्ट के अंदर ये जो वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आई। इन्होंने बताया कि देखो हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस करने में विश्वास रखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डीपीएसपी में प्रोविजन है, आर्टिकल 39 बी है और 39 सी है। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका एम है कि भाई आपने जो सारा पैसा है वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना रह जाए, ऐसा नहीं करना, सबको मिलना चाहिए, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड्स ऑफ फ्यू, इसको रोकना, ये आर्टिकल 39 सी बात करता है। तो इंडियन सोशलिज्म जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म पे बात करता है। गांधीयन जो सोशलिज्म है वो क्या करता है, वो क्या बात करता है कि भाई हमारा जो इंडिया है वो आत्मनिर्भर हो, आत्म सक्षम हो, जो आजकल नारे चल भी रहे हैं देश में, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री। तो ये सब चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर आपको केस लिखने हैं। ठीक है, केस लिखो एक्सेलवियर। जिसने अपने लॉ टाइम में भी कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा हल्के में पढ़ा होगा ना, उसने इन केसों का नाम जरूर सुना होगा। देखो, उसको आते हों ना आते हों कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सुना जरूर होगा। और अब भी जो सुन लेगा ना, अब भी जो प्यार से इस लेक्चर को सुन लेगा, एक बार रिवाइज कर लेगा, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने अंदर उतारेगा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख के ले लो जेआरएफ कर लेगा। बशर्त पेपर वन में थोड़ा बहुत कुछ कराना, पेपर वन बिल्कुल खत्म करके आओगे तो भाई मैं क्या, कोई भी नहीं करवा सकता। ठीक है, पेपर वन में कुछ तो कर लेना। लिखो इसके अंदर हेल्ड पार्ट लिखो, फिर समझाएंगे इसको भी। इन्होंने कहा दैट कोर्ट वुड गिव मोर वेटेज टू नेशनलाइजेशन। एक्सेलवेयर के केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने दैट कोर्ट वुड गिव मोर वेटेज टू नेशनलाइजेशन एंड स्टेट ओनरशिप। द कोर्ट would give more weightage to nationalization and state ownership. Full stop. But the principle of socialism, but the principle of socialism should not be interpreted, should not be interpreted and implemented to the extent that it totally ignores the interest of private ownership. इसके आगे लिखेंगे हम केस डी एस नकारा, कोई काम नहीं करता नकारा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 सुप्रीम कोर्ट। कई बार ये पेन टैब रुक जाता है, मेरी गलती मत समझना, हो जाता है कई बार। ठीक है, हेल्ड लिखो इसके अंदर, डीएस नकारा के केस के अंदर हेल्ड क्या था लिखो। द बेसिक पर्पस ऑफ सोशलिज्म
द बेसिक पर्पज ऑफ सोशलिज्म is to provide decent standard. The basic purpose of socialism is to provide the basic purpose of socialism is to provide decent standard of life decent standard of life and social security to people ठीक है। ओके जी, डन है। अगला केस लिखो। दिल्ली साइंस फोरम दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी मेरे पास इसका केस लॉ का ईयर नहीं है, लिखो इसके अंदर हेल्ड पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी इकोनॉमिक पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी इकोनॉमिक पॉलिसी so the privatization of telecom sector so the privatization of telecom sector cannot be held invalid, comma, only on the ground that it is contrary to the that it is contrary to the idea of socialism। ठीक है जी, समझ आया। चलो एक बार समझते हैं इसको क्या बोल रही है। तो इन टोटो अगर सोशलिज्म की बात करें तो ये एक बेसिक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अगर दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, इसके अंदर इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं बना के दे रहा। इसके अंदर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, ऐसे ऐसे फॉलो नहीं करना है। ठीक है। तो अगर आप टेलीकॉम सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप टेलीकॉम सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो वो जो आपने टेलीकॉम सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया है उसको हम इनवैलिड सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं मान सकते कि ये सेकुलर के अगेंस्ट है, सॉरी सोशलिस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, कि आइडिया ऑफ सोशलिज्म के अगेंस्ट है, ये नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कोई पॉलिसी दे नहीं रखी। अगर प्राइवेट करने से टेलीकॉम का लोगों का भला हो रहा है तो करो, हमें भला करवाना है बस। ठीक है। आज के लिए लास्ट पॉइंट है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक के अंदर लिखो, इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट वुड बी एन इलेक्टेड वन एंड एंड इन इंडिया, फिर से बोल रहा हूं, इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट वुड बी एन इलेक्टेड वन एंड नॉट एन डिक्टेटर और मोनार्क एंड नॉट अ डिक्टेटर और मोनार्क। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही था। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं उस चार्ट के रिगार्डिंग, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर, कंपोनेंट्स ऑफ प्रेम्बल, वो खत्म करेंगे। इसी के साथ जैसे हम इसको खत्म करेंगे हमारा प्रेम्बल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स शुरू करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, तभी आप प्रिपेयर कर सकेंगे अच्छे से। ठीक है। थैंक यू।